जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो हमारे पड़ोस में घट रहा है, पहले पाकिस्तान में घटा, फिर श्रीलंका में घटा, फिर बांग्लादेश में घटा और अब नेपाल में घट रहा है। इससे हमें दो प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जो भी घटना घटती है उसके बाद उसका ये विश्लेषण होना चाहिए कि इस चीज का सार क्या है, सारांश क्या है और इससे हमें क्या लर्निंग्स मिली। और हर चीज का लर्निंग, चाहे घटना अच्छी हो चाहे घटना खराब हो, उसकी लर्निंग जरूर हमें जीवन में कुछ शिक्षा प्रदान करती हैं। बल्कि अच्छे समय से ज्यादा जो खराब समय होता है वो हमारे लिए ज्यादा शिक्षाप्रद होता है और हमें ज्यादा अच्छी चीज उससे सीखने को मिलती है। देखिए, जो पाकिस्तान का तख्ता पलट हुआ, इमरान खान के साथ हुआ, बताया गया सेना के सहयोग से हुआ, अमेरिका के षड्यंत्र से हुआ, वो एक घटना थी। श्रीलंका के अंदर जो हुआ उसका भी जो मूल कारण था वो करप्शन था और एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष था जो बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध था अपनी पर्सनालिटी से, और वो ये समझता था कि जिस प्रकार से श्रीलंका को उसने शासन प्रदान किया है और सिंगलीज मासेज में 80% पॉपुलेशन में बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान, उनके खिलाफ उसने ऐसा जहर घोल दिया है कि उसे कोई सत्ता से नहीं हटा पाएगा। और इस मुगालते में उसने कहर ढाना शुरू किया, करप्शन शुरू कर दिया और बहुत सारे अपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया और भारत के भी एक बड़े पूंजीपति को फायदा पहुंचाया, जिससे वहां पे मंथन शुरू हो गया वहां के समाज के अंदर, वहां की जनता के अंदर। और जो ये पावर प्रोजेक्ट था हमारे देश के पूंजीपति का, उसका विरोध शुरू हो गया और धीरे धीरे वो विरोध चला गया युवा पीढ़ी के अंदर। और युवा पीढ़ी को लगा कि जो उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जो उन्होंने सपने सजोए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दिन आपने देखा श्रीलंका के अंदर, जहां बौद्ध मेजॉरिटी है, सिंगली मेजॉरिटी है, वहां इस प्रकार का विद्रोह हुआ कि लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए, राष्ट्रपति को भागना पड़ा और पुलिस और आर्मी के हाथ में कुछ नहीं रह गया। स्विमिंग पूल के अंदर युवा लोग नहाते दिखाई पड़े, राष्ट्रपति के बेड में सोते हुए दिखाई पड़े। लेकिन लर्निंग हमको ये मिली कि वो घटना में उत्तेजना और जो एक हिंसक रूप दिखाई पड़ता है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी हमें सीखने को मिला कि जनता की भावनाओं को इग्नोर करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है, चाहे वो जितना ज्यादा भावनाओं से लोगों के शोषण करने का प्रयास करे। सत्ता बदल गई, वही बांग्लादेश के अंदर हुआ। शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, जिनके शेख मुजीबुर रहमान के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े जब 1971 में हुए, तो मानी बात है कि बांग्लादेश भारतवर्ष की देन था। पाकिस्तान को दो टुकड़े करके उसे कमजोर इंदिरा जी ने कर दिया था। और ये बात शेख मुजीबुर रहमान भी मानते रहे, जानते रहे, सम्मान देते रहे भारतवर्ष को। उनकी बेटी शेख हसीना भी देती नहीं, और वो बच्ची इसलिए गई थी कि उस समय जब उनके पिता की और अपने परिवार के लोगों की हत्या की उनके विरोधियों ने, शेख हसीना वहां पे नहीं थी, इसलिए बच गई, वरना वो भी इस दुनिया से चली गई होती। लेकिन शेख हसीना को भी यह गलत फहमी हो गई कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं कि वो तानाशाही कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने विकास के लिए अच्छा काम किया, सेकुलरिज्म के लिए अच्छा काम किया, भारत की अच्छी मित्र थी, लेकिन उन्होंने वहां पे चुनावों को रिग करने का प्रयास किया, हाईजैक करने का प्रयास किया और जनता के बीच में एक मैसेज चला गया कि वहां के जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, उनके अंदर हेराफेरी हुई है। अमेरिका का हाथ वहां भी बताया गया। और मोहम्मद यूनुस को जिस प्रकार से वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रो टर्म प्राइम मिनिस्टर मान लिया गया, और उसमें भी अमेरिका का हाथ था। और भारतवर्ष को कानो कान खबर नहीं हुई कि बांग्लादेश पड़ोस में ये हो रहा है। हमारी सूचना तंत्र में कमजोरी
उजागर हो गई। अच्छा पक्ष भी देखने को मिला, खराब पक्ष भी देखने को मिला। अच्छा पक्ष ये मिला कि अपने अधिकारों को समझा और उसके लिए संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। खराब लेसन ये मिला कि हिंसा, उपद्रव, मारकाट, आगजनी ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं। और फिर तीसरे पड़ोस में यह चीज नेपाल के अंदर शुरू हो गई। वहां भी जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो चीन के नजदीक थे। अमेरिका को ये बात भी पसंद नहीं थी। अमेरिका ने वहां भी अपनी नजरें टेढ़ी की और नेपाल के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने भी उसी प्रकार से जैसे श्रीलंका में और बांग्लादेश में हुआ था करना शुरू कर दिया। उन्होंने युवाओं के विरोध को दबाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्वहन न करते हुए पहले बच्चों की आवाज को दबाने का प्रयास किया। जब वो संभव नहीं हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया को ही बंद कर दिया। उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था सोशल मीडिया और उनकी आवाज को दबाने के लिए, वो युवाओं का आंदोलन भ्रष्टाचार की तरफ, तो वो तीनों कॉमन फैक्टर थे श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में। भ्रष्टाचार जिसका मूल था और बच्चों को अवसर न मिलने के लिए बच्चों ने, युवाओं ने जो ये भ्रष्टाचार था उसका उत्तरदायित्व माना और चुनावों में हेरफेर और किस प्रकार लोगों के सेंटिमेंट से खेला जाता है इसका विरोध युवाओं ने किया। युवाओं को विरोध करने का अधिकार है, युवाओं को अपने अधिकार पाने का अधिकार है, उनको शिक्षा के अनुरूप अच्छी शिक्षा मिलने का भी अधिकार है और अच्छी नौकरियां भी शिक्षा के अनुरूप मिलने का अधिकार है। लेकिन हिंसा किसी भी सभ्य समाज के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, उचित नहीं। अब सवाल यह है कि भारतवर्ष को इससे क्या लेसन लेना चाहिए। भारतवर्ष को यह लेसन लेना चाहिए, हमारे जैसे लोकतांत्रिक और महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के देश में हिंसा तो अनुचित है, हमेशा रहेगी और किसी भी प्रकार से देश की किसी भी संपत्ति का नुकसान होना गलत है। जैसे आज नेपाल के अंदर हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन को जलाया जा रहा है, मंत्रियों के मकानों को जलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को जलाया जा रहा है, गोदी मीडिया के चैनल के हेडक्वार्टर्स को जलाया जा रहा है, वो देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। और जैसे श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर युवाओं ने अपनी सफलता प्राप्त की, जो चाहते थे ले लिया, वो नेपाल के अंदर भी हो गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए। लेकिन हमें यह सीखना होगा ये दोनों चीजों से। पहला तो ये नौजवानों से, युवाओं से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए, हिंसा का सहारा मत लीजिए, तोड़फोड़ का सहारा मत लीजिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए सजग होइए। आपके अधिकार हैं। ये सरकार का कर्तव्य है कि आपको अच्छी शिक्षा प्रणाली दे, एग्जामिनेशन के अंदर बेईमानी न हो, पेपर लीक न हो, आपको परेशान न किया जाए। अगर आप अपनी मांग के लिए खड़े हो तो आप पे लाठीचार्ज न किया जाए। जैसे नेपाल के अंदर बच्चों के विद्रोह को दबाने के लिए वहां गोली चलाई गई और 20 से ज्यादा बच्चों की हत्या हुई, उस प्रकार का निशंस कांड करने का किसी भी सरकार को कोई अधिकार अपने देशवासियों से नहीं है। ये जलियांवाला बाग जैसे हर देश के अंदर बना, वैसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी बच्चों के, युवाओं की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं की चिंता करनी चाहिए और बच्चों को भी संयमित रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, अहिंसात्मक रूप से देश को सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए और सरकार को अंत में झुकाने के लिए होना चाहिए। तो मतलब ये ना इधर से हिंसा हो ना उधर से हिंसा हो। और अंत में आपने देखा तीनों केसेस जो आज तक हुए हैं उसमें बच्चों ने, युवाओं ने अपने अधिकारों को पा लिया है, जो वो चाहते थे उन्होंने पा लिया है, लेकिन संपत्ति का नुकसान करने के बाद। संपत्ति का नुकसान ना हो, बच्चों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो। सरकार हमेशा सजग रहे और अपने पैरों पे खड़ी रहे कि युवाओं की उपेक्षा करना और उनको अच्छी नौकरी और शिक्षा न देना, ये उनके अधिकारों का हनन है। और आप जिस वजह से सत्ता में बैठते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उसके लिए आप इन बच्चों के सपनों को चकनाचूर नहीं कर सकते। ये शिक्षा हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे आज ये हैं कल वो होंगे, ये सीखनी चाहिए कि युवाओं की अपेक्षाओं का अध्ययन करना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना, ये किसी भी सरकार का कर्तव्य है और इससे आप भाग नहीं सकते।
ये मेरा विश्लेषण है। आपका जो विश्लेषण हो आप कृपा करके मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है जब सारे पड़ोस में हो रहा है तो हमें चिंतित भी होना चाहिए, हमें सतर्क भी होना चाहिए और युवाओं को और सरकार को दोनों को सजग हो जाना चाहिए कि देश की संपत्ति का नुकसान ना हो। जो भी आंदोलन हो अहिंसात्मक हो और सरकार भी बच्चों के अधिकारों के प्रति सतर्क रहे, सजग रहे और उनकी चिंता करे, क्योंकि ये देश के बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।